नमस्कार, मैं इंदुमती तंवर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। नियोजक द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि का निर्धारण कर लेने के पश्चात उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या आती है, जिसे प्रबंध या संगठन के माध्यम से करता है। अतः संगठन कार्य में प्रबंधकों को 4 महत्वपूर्ण M मनुष्य, मशीन, मुद्रा तथा माल, मैन, मशीन, मनी एंड मटीरियल में इस प्रकार का संबंध एवं समन्वय स्थापित करना पड़ता है कि एक संस्था के उद्देश्यों को कम से कम लागत पर अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके। संगठन का आशय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि संगठन कुछ सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसका निर्माण किसी उपक्रम के कार्यों के वर्गीकरण एवं निर्धारण करने, उन कार्यों को विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में विभाजित करने तथा उन व्यक्तियों के बीच आपसी अधिकारों, दायित्वों एवं संबंधों को निर्धारित करने से है। ये था संगठन। अब हम देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल भाषा में हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन फॉर हु वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। संगठन में हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ग्रुप समूह में इकट्ठा होता है उसके सामान्य लक्ष्य को अचीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। According to the H.L. Henne, organization is a harmonious adjustment of specialized parts for the accomplishment of some common purpose. संगठन कुछ सामान्य उद्देश्य की उपलब्धि के लिए विशेष भागों का सामंजस्यपूर्ण समायोजन है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बिजनेस organization. Business organization, an entity formed for the purpose of carrying on commercial enterprise. Such an organization is predicated on system of law governing contract and exchange, property rights and incorporation. व्यावसायिक संगठन एक इकाई है जो वाणिज्यिक उद्यम के उद्देश्य से बनाई गई है। इस तरह के एक संगठन को अनुबंध और विनिमय संपत्ति के अधिकारों और निगमन को नियंत्रित करने वाले कानून की प्रणाली पर आधारित है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल को हम सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड भी कह सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, अ बिजनेस ओन्ड, managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship. It is also known as sole trader. सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड से हम क्या समझते हैं कि उसका जो बिज़नेस है वो एक ही आदमी के कंट्रोल में है और एक ही आदमी उसका मैनेज करता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसे हम जनरल भाषा में सोल ट्रेड भी कहते हैं। सोल ट्रेड
मतलब सोल ट्रेड वही उसका मालिक, वही मैनेजर, वही रिस्क उठाने वाला पूंजी। अगर हम फीचर्स देखें तो हम बात करते हैं नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ वाइल फॉर्मिंग और क्लोजिंग द बिजनेस। मतलब कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें या बंद करें। ऑनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। जो उसका ऑनर रहता है, उसका जो मालिक होता है, उसकी जो दायित्व है वह असीमित होते हैं। ऑनर इज सिंगल रिसिपेंट ऑफ ऑल द रिस्क एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। रिस्क उठाने वाला भी एक वही है और लाभ उठाने वाला भी एक ही आदमी होता है। बिजनेस एंड ऑनर हैज़ सेम आइडेंटिटी। ऑनर टेक्स ऑल डिसीजन इंडिपेंडेंटली। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप में यह है कि जब भी अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी अपन लोग डिसीजन लेते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक लेते हैं, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंपल भाषा में अपन देखें तो सिंगल ऑनरशिप, ये दूसरा जो आपको चित्र दर्शा रहा है इसमें सिंगल ऑनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वन मैन कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, वन मैन कंट्रोल। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके मेरिट्स के बारे में बताऊंगी। एकाकी व्यापार को अपनी योग्यता, रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता है। इसकी व्यवसाय की सरलता से स्थापना की जाती है। एकाकी व्यापार में ग्राहकों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क रहता है, गोपनीयता रहती है, शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, समस्त लाभ पर एकाकी व्यवसाय का अधिकार होता है। इस व्यापार का प्रारंभ हम कम पूंजी में भी कर सकते हैं। एकाकी व्यापार को पैतृक व्यवसायिक ख्याति का भी लाभ मिलता है। यह समाज में स्वतंत्र जीविका का साधन है, बेरोजगारी समस्या का समाधान है। एकाकी व्यापार आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को संभव बनाता है। ये तो है इसके मेरिट्स। अब हम बात करेंगे मेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस पे। इसके भी कुछ दोष हैं, कुछ लाभ के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। देखते हैं। एकाकी व्यापार के निर्णय जल्दबाजी वाले या उतावले वाले भी हो सकते हैं। मीन्स अगर हमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अगर वो सोल ट्रेड है तो अपन देखते कि अपन किसी से सलाह मशवरा नहीं करते, अपन खुद बिज़नेस खोल लेते हैं जल्दबाजी में। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। असीमित दायित्व होने से एकाकी व्यापार की व्यक्तिगत संपत्ति भी खतरे में पड़ सकती है। उसके साधन सीमित होते हैं। व्यवसाय की अनुपस्थिति में उसके व्यवसाय को हानि हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति वो अकेला ही ओनर है। अगर वो बाय चांस बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए तो वो अपनी शॉप नहीं खोल पाता है, तो इस वजह से उसको बिज़नेस में हानि भी हो सकती है, क्योंकि उसको ये संभालने वाला एक ही व्यक्ति है। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अधिक गोपनीयता संदेहों को भी जन्म देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। Partnership. A general partnership is a business arrangement by which two or more individuals agree to share in all assets, profit and financial and legal liabilities of a jointly general partnership is a business made up of two or more partners, each sharing the business debts, liabilities and assets. पार्टनरशिप से देखते हैं हम पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है, तभी वह पार्टनरशिप कहलाती है।
इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट्स होता है, जो भी लॉस होता है, वो एक दूसरे को शेयर करना पड़ता है। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सबको शेयर करनी है, सभी लाइबिलिटी सब करेंगे, सबकी अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ होगी इस पार्टनरशिप में, और लॉस प्रॉफिट सब एक दूसरे को शेयर करना पड़ता है। पार्टनर्स अज्यूम अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। पोटेंशियली सब्जेक्टिंग दिस their personal assets to seizure if the partnership become insolvent. Partner should create a return partnership agreement. अगर कानून की भाषा में हम देखें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हो और वह व्यवसाय सभी व्यक्तियों द्वारा या सभी की ओर से उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। साझेदारी ऐसे व्यक्ति का समूह है जो परस्पर किसी व्यवसाय के लाभ में भाग लेने हेतु संगठित होते हैं और उसका संचालन भी सब लोग मिलकर करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एग्रीमेंट हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। सेकंड है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, व्यवसाय से लाभ। परस्पर सहयोग बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में। असीमित दायित्व, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को होना है इसमें, तभी पार्टनरशिप कहलाती है। और इसका पंजीयन अनिवार्य है जो ऐच्छिक भी है। अब हम देखेंगे इसकी मेरिट्स, इसके लाभ, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला है गठन में आसानी। सेकंड है वैधानिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है लार्जर वित्तीय स्रोत। फोर्थ है आपसी सहयोग। पार्टनरशिप अलग अलग प्रकार के तथा अलग अलग ज्ञान के लोगों में आपसी सहयोग की भावना को जागृत भी करती है, तो इसमें आपसी सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। फिफ्थ है गोपनीयता। पार्टनरशिप में कहीं भी वैधानिक तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, अतः इसमें आसानी से गोपनीयता रखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ऑब्वियसली पार्टनरशिप है तो सभी को इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी, जो सभी को अपने अपने से की लाइबिलिटीज़ निभानी ही पड़ती है। सेकंड है प्रत्येक पार्टनर को फर्म्स के मैनेजमेंट में भाग लेने का समान अधिकार होता है, अतः सबके विचारों में समानता नहीं होती है। फलस्वरूप निर्णय लेने में देरी व प्रबंध बिखराव की समस्या भी आती है। हम लोग देखते हैं कभी कभी पार्टनरशिप में कि एक दूसरे के विचार नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरह से मनमुटाव भी होते हैं और बिजनेस में लॉस होने का भी डर रहता है। थर्ड है बेईमानी का जोखिम, रिस्क ऑफ डिसऑनेस्ट। पार्टनरशिप परस्पर म्यूचुअल ट्रस्ट पर निर्भर है, अतः एक बेईमान साझेदार दूसरे साझेदार को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है अनिश्चित काल। साझेदारी में अनिश्चित काल होता है। मोस्टली पार्टनरशिप फर्म धोखाधड़ी मामले में बंद भी हो जाती है और मृत्यु, रिटायरमेंट आदि से व्यापार में अनिश्चितता आ जाती है। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव या प्राइवेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। A corporation is a legal entity that is separate and distinct from its owner. Corporation enjoy most of the rights and responsibilities that individuals possesses. An important element of a corporation is limited liability, which means that shareholders may take part in the profits through dividends and stock
appreciation but are not personally liable for the company's debts. Corporations are not always for profit. सरल भाषा में हम देखें तो व्यावसायिक संगठन का सहकारी प्रारूप व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों से अपने में अनूठा है। सहकारिता दो शब्दों से सह प्लस कारिता के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिलजुल कर काम करना। इसमें एक टैगलाइन है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। ये इस सहकारिता का मूल सिद्धांत है। मतलब इसमें जो भी मेल भावना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। ये इसकी मेल भावना इसकी आधारशिला होती है। सहकारी संगठन में लाभोपार्जन के स्थान पर सदस्यों की सेवा भावना या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना का स्थान सर्वोपरि है। सहकारिता संगठन व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए समानता के आधार पर स्वेच्छा से भाग लेता है। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, विशेषताओं पे। सहकारी संगठन व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन होता है। अपनी अपनी इच्छा से इसमें व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, मतलब अपनी अपनी इच्छा से ये संगठन समूह बनता है। सहकारी संगठन का मूलभूत सिद्धांत एक व्यक्ति एक मत है। सहकारी संगठन में प्रबंध स्वयं सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित प्रबंध समिति के द्वारा चलाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य मध्यस्थों का उन्मूलन करना है। सहकारिता स्वयं की अपनी सहायता आप करने का अनूठा ढंग है। सहकारिता एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन है। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स, लाभ के बारे में। सहकारिता में लाभार्जन की अपेक्षा अपने सदस्यों और उपभोक्ताओं की सेवा करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मध्यस्थों का उन्मूलन सहकारी संस्थाएं करती है। इसका अंततः लाभ उपभोक्ता सदस्यों को प्राप्त हो जाता है। सहकारी संगठन में मालिक तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध होता है। इनमें जन सहयोग की भावना का विकास होता है, शोषण से मुक्ति मिलती है, पूंजी निर्माण में हमें सहायता मिलती है। सहकारी अपन ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि बंधुत्व, एकता व सहयोग की भावना का विकास होता है और यह संस्था रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये तो है अपने मेरिट्स, लेकिन कभी कभी यह असफल भी हो जाता है। तो इसकी असफलता के कारण है, सबसे पहला इसका कारण है अकुशल प्रबंध। सहकारी आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण अकुशल प्रबंध प्रणाली का होना है। सेकंड है राजनीतिक हस्तक्षेप होना। और थर्ड है सहकारी आंदोलन के लिए उचित वातावरण का अभाव पाया जाता है। व्यावसायिक अनुभव का न होना। 6 है सदस्यों की अज्ञानता, अशिक्षा एवं रूढ़िवादिता के कारण भी कभी कभी ये असफल हो जाता है। समितियों पर कुछ ही स्वयं स्वार्थ से प्रेरित व्यक्तियों का प्रभुत्व होना। तो कुछ ही कमियों के कारण भी यह असफल हो जाते हैं, जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन इस क्या है? स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठन का एक प्रारूप राजकीय उपक्रम है। राजकीय उपक्रम को अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उद्यम, लोक उद्योग, सरकारी उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उद्योग आदि। राजकीय उपक्रम से आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों से हैं।
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड हम देखते हैं ऑनरशिप, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, पेड अप कैपिटल, परपेचुअल सक्सेशन, फॉर्मेशन, डायरेक्टर्स, नेम, लिमिटेड लाइबिलिटी, प्रॉस्पेक्टस, एबिडेड बाय लॉ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे जन साधारण के लाभ के लिए आधारभूत सेवाएं प्रदान करना, जैसे जलापूर्ति, विद्युत पूर्ति आदि। सेकंड है धन का उचित वितरण करना। इसका उद्देश्य है मेन अधिक जोखिम वाले उद्योग स्थापित करना। जनोपयोगी सेवाएं जैसे डाक, तार, रेलवे आदि में राज्य का एकाधिकार स्थापित करना। अन्य उद्योगों के लिए आधार तैयार करना। औद्योगिक असंतुलन से दूर करना। लघु एवं सहायक उद्योगों को प्रोत्साहित करना। मधुर श्रम प्रबंध संबंधों को स्थापना के लिए देश का तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करने के लिए। तो ये है इसके उद्देश्य। अब हम इसके देखेंगे मेरिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, राजकीय उपक्रमों के लाभ या महत्व। राजकीय उपक्रम देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक आधार की स्थापना में सहायक होते हैं। राजकीय उपक्रमों द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित एवं मितव्ययी उपयोग देश के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखकर किया जाता है। इनके माध्यम से सरकार जनोपयोगी सेवाओं जैसे परिवहन, बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था कर पाती है। ये बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ सरकार की आय में अभिवृद्धि करता है। इन उपक्रमों द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल होती है। इनके द्वारा योजनाओं के आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति भी की जा सकती है। ये संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक होते हैं। तो ये है राजकीय उपक्रम के मेरिट्स। अब हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स, राजकीय उपक्रम के दोष या कमियां। विभिन्न लाभों के साथ साथ राजकीय उपक्रमों में कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है राजकीय उपक्रम के संचालन के लिए वांछित ज्ञान एवं अनुभव का अभाव होना। सेकंड है निश्चित वेतन एवं स्थायित्व के कारण राजकीय उपक्रमों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता है। थर्ड है इन उपक्रमों में लाल फीताशाही तथा अफसरशाही का बोलबाला रहता है। ये हर जगह देखने को मिलता है। इनकी सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक हस्तक्षेप द्वारा उत्पन्न होती है। राजकीय उपक्रमों में व्यावसायिक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। इसमें गोपनीयता का भी अभाव रहता है। राजकीय उपक्रमों में अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है। इनमें निर्णय को टालने या निर्णय लेने में विलंब की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अकुशलता के गढ़ बन जाते हैं। इनमें अकुशलता के कारण लाभदेयता का भी अभाव रहता है। इनसे राजकीय एकाधिकार की स्थापना का भय रहता है। इस तरह से हमने आज मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। थैंक यू।